चलो, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जो एसिड, मेन एसिड इनसॉल्युबल है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। सो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हर किसी में जो भी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट ही होती है। हम अपनी बात करें, हमारे अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? क्या सोर्स है जिससे हमको एनर्जी मिलती है? ग्लूकोज है ना। तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं किसी बैक्टीरिया की बात करूं, किसी प्लांट की बात करूं, तो जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो हमेशा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम भी यही होती है। मतलब कोई बता सकता है इसका? जो रेस्पायरेशन में जो पहली चीज बन रही है वो यही कार्बोहाइड्रेट बन रही है। हम रेस्पायर कर रहे हैं, हम रेस्पायर करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो मेन चीज होती है वो ग्लूकोज ही होती है। ग्लूकोज को ही तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना। ठीक है, प्लांट में भी ऐसे ही होता है, ग्लूकोज को ही तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसी बैक्टीरिया में भी कोई एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उसमें भी वही होता है, बस इतना फर्क होता है एनारोबिक में कि वो बिना ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो फर्स्ट रेस्पायरेटरी सॉरी सिस्टम बोल रही हूँ, सब्सटेंस ही यही है। ठीक है, क्या है? फर्स्ट रेस्पायरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो होती है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो जनरली, ऐसा नहीं बोल रही हूँ 100%, जनरली जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा। हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होता है? हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी? पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स जहां पे ओ एच आ जाएगा वो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब वो हाइड्रोक्सी होगा। पॉली का मतलब बहुत सारे ओ एच ओ एच ओ एच ओ एच हो, वो क्या बन जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी होगा। अब क्या होगा? जो टर्मिनल एंड होगा, मतलब एंड में एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। कोई एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बता सकता है क्या होता है? एल्डिहाइड होता है CHO। जहां पे CHO लग जाएगा इसका मतलब क्या है? वो एल्डिहाइड है। कीटोन मतलब CO। ठीक है, जहां पे CO आ जाएगा वो कीटोन है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट, मतलब मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यहाँ पे मैं मोस्टली लिख देती हूँ। ठीक है, जितने मोस्टली जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। इसका मतलब कि उन कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे, डेट इज OH होंगे, मतलब कार्बन से अटैच होंगे वो OH। ठीक है, उसके टर्मिनल पे कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा या फिर कीटोन ग्रुप भी होगा। दोनों भी हो सकते हैं और कोई एक भी हो सकता है। तो जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है कार्बोहाइड्रेट में। समझ आई इतनी बात या फिर से बताओ? छुटकू सी केमिस्ट्री लग गई बस यहाँ पे। ठीक है, बताऊं फिर से या समझ आ गया? देखो, जितने भी मोस्टली जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है OH, इसको अल्कोहल ग्रुप भी बोलते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, तो कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं, मतलब OH अटैच होते हैं। उसके साथ साथ एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड हो गया CHO, मतलब क्या मिलेगा उसमें? CHO ग्रुप भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ कीटोन ग्रुप भी मिल जाएगा, डेट इज C डबल बॉन्ड O। तो वहां पे CHO भी मिल जाएगा और CO भी मिल जाएगा और OH भी मिल जाएगा। तो ये चीजें किस में मिल जाएंगी? कार्बोहाइड्रेट में मिल जाएंगी। समझ आई बात? समझ आई बात? अगर COH जहां पे फंक्शनल ग्रुप आ गया वो एल्डिहाइड होते हैं, जहां पे C डबल बॉन्ड O आ गया वो कीटोन होते हैं। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी आया है हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोक्साइल मतलब OH ग्रुप। पॉली का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे, उसके साथ एल्डिहाइड अटैच होगा, कीटोन अटैच होगा। अब बात समझ आई? समझ आई? अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है,
हमने उनको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है कार्बोहाइड्रेट का ऑन द बेसिस ऑफ सेक्राइड यूनिट। किसके बेसिस पे? सेक्राइड यूनिट के बेसिस पे। मतलब मैंने बताया था ना, कल भी मैंने डिस्कस किया था, सेक्राइड, सेक्राइड मतलब वो यूनिट है जिनसे हमारा कार्बोहाइड्रेट बना है। ठीक है, तो ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकराइड्स। ठीक है, क्लियर। अब देखो, इन सैकराइड्स के बेसिस पे मैंने इनको 3 में क्लासिफाई किया है। जो फर्स्ट है वो है मोनोसैकराइड, सेकंड है ओलिगोसैकराइड, एंड थर्ड जो है वो है पॉलीसैकराइड। नाम से ये समझ आ रहा होगा, मोनो का मतलब एक ही सैकराइड यूनिट होगी, ओलिगो का मतलब 2 से लेके 10 सैकराइड होंगी, 2 to 10 सैकराइड्स प्रेजेंट होंगी, उनसे मिलके कार्बोहाइड्रेट बना है। पॉलीसैकराइड का मतलब बहुत सारी, 10 से अगर ज्यादा सैकराइड्स अटैच होके कार्बोहाइड्रेट बनना है, इसका मतलब कि वो क्या है? पॉलीसैकराइड्स। इतना समझ आया? अब देखो, इन मोनोसैकराइड को भी फर्दर डिवाइड किया है। इसको फर्दर डिवाइड किया है कि मोनो कि इसमें कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन है। ठीक है, तो अगर 3 कार्बन प्रेजेंट हैं तो मैं क्या बोलूंगी? ट्राइओसिस बोलूंगी। अगर 4 कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगी? टेट्रोसिस बोलूंगी। अगर 5 कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगी? पेंटोसिस बोलूंगी। अगर 6 कार्बन है तो हेक्सोसिस बोलूंगी। एंड अगर 7 कार्बन है तो मैं हैप्टोसिस बोलूंगी। हमें तो पता है कि एक को 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, एंड 7 को हेप्टा बोलते हैं। तो उसमें ही ओसिस वर्ड आ रहा है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ट्राइओसिस 3 कार्बन से बना है कार्बोहाइड्रेट, टेट्रोसिस 4 कार्बन से बना है, पेंटोसिस 5 से बना है, हेक्सोसिस 6 से बना है, हैप्टोसिस 7 से बना है। क्लियर? क्लियर। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस अभी हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ओलिगोसैकराइड में जो मेन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइसैकराइड, जिसमें कितनी आ जाती हैं? 2 सैकराइड्स आ जाते हैं, डाई सैकराइड। पॉली, पॉली को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है होमोपॉलीसैकराइड, नाम से ही तुम लोगों को सब समझ आ रहा होगा वैसे तो, होमोपॉलीसैकराइड। एक है हेट्रोपॉलीसैकराइड। कोई मुझे मतलब बता सकता है इनका? कोई मुझे मतलब बता सकता है इनका, होमोपॉलीसैकराइड और हेट्रोपॉलीसैकराइड का? हाँ, कुछ सेम होगा, मतलब पॉलीसैकराइड सेम होंगे। इसका मतलब होमोपॉलीसैकराइड का मतलब सेम सैकराइड से पॉलीसैकराइड बना हुआ है। मतलब हमें इतना तो पता है पॉलीसैकराइड में क्या होते हैं, बहुत सारे सैकराइड्स मिल जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। समझ आई बात? होमो का मतलब सेम सैकराइड्स जुड़ जुड़ के वो कार्बोहाइड्रेट बना है। मतलब सपोज ग्लूकोज है तो हमने थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज को जोड़ दिया, तो ऐसे करके वो पॉलीसैकराइड बन गया, तो वो क्या हो गया? होमोपॉलीसैकराइड हो गया। हेट्रोपॉलीसैकराइड का मतलब हमने एक से ज्यादा सेक्राइड को लिया है। मतलब सपोज हमने एक ग्लूकोज के ले लिया, एक सपोज गैलेक्टोज को ले लिया, ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज, या फिर कुछ और ले लिया। मतलब हमने बस एक से ज्यादा सेक्राइड लिया है, तो वो क्या हो जाएंगे? हेट्रोपॉलीसैकराइड हो जाएंगे। समझ आई बात? बात समझ आई? इतना ठीक है? इतने में किसी को कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। होमो में कौन कौन आ जाते हैं? होमो में जो सबसे पहला है वो है सेलुलोज। सेलुलोज भाई साहब कहाँ पे मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? हाँ, सेकेंडरी मैटर, प्लांट की सेल वॉल में मिल जाएंगे। स्टार्च, और क्या हो गया? ग्लाइकोजन। ठीक है, और क्या हो गया? काइटिन। काइटिन बताओ कहाँ मिलेगा? हाँ, फंजाई की सेल वॉल, या फिर जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन, जैसे कॉकरोच, कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन भी किसका बना है? काइटिन का बना है। ठीक है, इंसुलिन, और क्या हो गया? डेक्स्ट्रिन। ये सब किस में आ जाते हैं? होमोपॉलीसेक्राइड में आ जाते हैं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में क्या क्या आ जाएगा? जैसे
कॉन्ड्रॉइटिन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, hyaluronic एसिड। किसी ने हाइलोरोनिक एसिड सुना है? कोई लड़की ऐसी है जो स्किन केयर करती हो? हाँ, है कोई ऐसा, या कोई लड़का जो स्किन केयर करता हो? अब मोस्टली जितनी भी फेस वॉश, क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स आते हैं उसमें हाइलोरोनिक एसिड होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो वैसे हाइलोरोनिक एसिड के बहुत सारे इंपॉर्टेंस भी हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह प्रेजेंट होता है। कोई बता सकता है कि कहाँ होता है? ऐसा क्यों? अब आ रही है? अब ठीक है, एक बारी आ रही है? मुझे भी आ रही थी, दो दो आ रही थी देर से। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ आया। होमोपॉलीसेक्राइड में सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन आ गया, काइटिन आ गया, इंसुलिन आ गया, डेक्स्ट्रिन आ गया। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में कॉन्ड्रोइटिन आ गया, हेलुरोनिक एसिड आ गया, हेपेरिन आ गया, पैक्टिन्स आ गया, हेमिसेलुलोज आ गया। क्लियर इतना? तो ये क्लासिफिकेशन समझ आया। हमने क्लासिफाई किया है कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेक्राइड। सो हमने थ्री कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया, दैट इज मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। Monosaccharide are further divided into triosis, tetrosis, pentosis, hexosis, haptosis on the basis of number of carbon. अगर number of carbon 3 है तो triosis, number of carbon 4 है tetrosis, number of carbon 5 है pentosis, number of carbon 6 है hexosis, number of carbon 7 है haptosis. Oligosaccharide में अगर 2 saccharides है तो हम disaccharide लेंगे इसमें. Polysaccharide means बहुत सारे, मतलब 10 से ज्यादा सेक्राइड से मिलके वो कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है तो पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। पॉलीसेक्राइड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड मींस द पॉलीसेक्राइड इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेक्राइड्स, whereas heteropolysaccharide means the polysaccharide is made up of different types of saccharide. In homopolysaccharide, cellulose, starch, glycogen, chitin, insulin, dextrin come, whereas in heteropolysaccharide, chondroitin, hyaluronic acid, heparin, pectin, hemicellulose. क्लियर? समझ आया इतना? कोई दिक्कत इतने में? आगे बढ़े या नोट करना है, या कर लिया? कर लिया सबने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं हम सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स। व्हाट इज मोनोसेक्राइड? अभी मैंने बताया था क्या होते हैं मोनोसेक्राइड। सिंपल, हाँ, सिंगल सेक्राइड से बना है, ठीक है। क्या होती है? ये सिंपल शुगर्स होती हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सिंपल शुगर होती है विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज्ड मींस, मतलब कि सिंपल शुगर होती है जो फर्दर टूट नहीं सकती, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। हाइड्रोलाइसिस एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, चीजें टूट जाती हैं, वो नहीं हो सकती, ठीक है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से। अब नेक्स्ट, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इनका जनरल फॉर्मूला होगा, कोई बता सकता है? CnH2nOn, whereas n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितने कार्बन होंगे उसी हिसाब से हमारा कौन सा मोनोसेक्राइड। अगर मैं n की जगह 3 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरा? C3H6O3, ठीक है। तो वो मेरा कौन सा बन गया? ट्राइओसिस बन गया। अगर मैं 4 लगा दूं नंबर ऑफ कार्बन तो मेरा क्या बन जाएगा? टेट्रोसिस बन जाएगा। समझ आ गया? तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड। समझ आई इतनी बात? इतने में कोई दिक्कत? अब देखो क्या होता है, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, वो अकर होते हैं डी एंड एल फॉर्म में। अब कोई मुझे डी एल एंड फॉर्म बता सकता है? वापस हम केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है। कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ेगा।
टी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब है लीवो रोटेटरी। देखो क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट मुझे कोई बता सकता है कौन सी लाइट होती है? पोलराइज्ड लाइट मींस जो लाइट एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, नॉर्मल लाइट होती है ऐसे 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 सब जगह जा रही है, केवल एक ही डायरेक्शन में जाए। पोलराइज्ड लाइट ली, वो हमने किसी कंपाउंड से पास कराई, ठीक है, सपोज ग्लूकोज से पास करा दी। अब ग्लूकोज से पास कराने के बाद वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं उस लाइट की वजह से। अगर वो राइट साइड रोटेट कर रही हैं, इसका मतलब वो क्या है, डी फॉर्म है। मतलब वो कैसी फॉर्म बन गई, राइट साइड मूव करके कैसी फॉर्म बन गई, डी फॉर्म बन गई, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म बन गई। अगर वो कंपाउंड लेफ्ट की साइड मूव कर गया पोलराइज लाइट पड़ने के बाद, तो जो फॉर्म बनी वो कैसी फॉर्म होगी, लीवो रोटेटरी फॉर्म होगी। समझ आई बात? समझ आ गई बात? डीएल एंड फॉर्म, डी मींस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल मतलब लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल मींस लीवो रोटेटरी। क्लियर या फिर से बताऊं? देखो क्या होता है, जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो डी या एल फॉर्म में रहते हैं। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, एल का मतलब है लीवो रोटेटरी फॉर्म। देखो क्या होता है कि जब हम पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड से पास कराते हैं, पोलराइज लाइट मींस वो लाइट जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। जब हमने उस पोलराइज लाइट वो डाली उस कंपाउंड पे, तो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब देख लेंगे, अगर राइट साइड रोटेट कर गया तो क्या बोलेंगे कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है। अगर वो लेफ्ट साइड मूव कर गया पोलराइज्ड लाइट डालने के बाद, तो क्या बोलेंगे कि वो लीवो रोटेटरी फॉर्म है। समझ आई बात? सपोज मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने ग्लूकोज पे पोलराइज्ड लाइट डाली और वो राइट साइड मूव कर गया, अब मुझे बताओ कि वो ग्लूकोज कौन सी फॉर्म है, तो क्या बताओगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। समझ आया? सपोज मैं बोलूं फ्रक्टोज लेफ्ट साइड मूव कर गया पोलराइज्ड लाइट डालने के बाद, तो क्या बोलोगे कि वो लीवो रोटेटरी है। समझ आई बात? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन की तो चलती ही नहीं है। नहीं चलती है बिना एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में भर भर के मिलेंगे। अरे होता है। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है ये एक्सेप्शन है। इसमें कोई लीवो रोटेटरी कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी फॉर्म करने के लिए हमें एक कायरल कार्बन चाहिए। उस मॉलिक्यूल के पास कार्बन, सॉरी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन होना चाहिए। बट इस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के पास कायरल कार्बन होता ही नहीं है, इसलिए ये ना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है ना ही लीवो रोटेटरी फॉर्म है। तो क्या चाहिए, कायरल कार्बन। अब कोई मुझे बता सकता है कायरल कार्बन क्या होते हैं? हाँ, अगर कार्बन चारों तरफ, अब वो अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग से ही जुड़ेगा। अगर कार्बन चारों तरफ से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि वो कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है। अगर वो चारों साइड से जुड़ा हुआ नहीं है, सपोज तीन साइड से जुड़ा है, एक साइड से जुड़ा नहीं है, तो इसका मतलब कि वो कायरल कार्बन नहीं है। समझ आई बात? ठीक है, समझ आई। एक्सेप्शन क्या हो गया, डी हाइड्रोक्सी एसेटोन विच is not in D and L form because they do not have chiral कार्बन। ठीक है, और हमें पता है कायरल कार्बन क्या होते हैं, हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होते हैं, बाई चांस भूल जाओ तो। ठीक है, कायरल कार्बन दोस कार्बन एटम that is attached to four types of atoms, ग्रुप्स ऑफ एटम। एक एटम से भी जुड़ा हो सकता है, पूरा का पूरा ग्रुप से भी जुड़ा हो सकता है। अब हम यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बना लेते हैं इनको समझने के लिए। ठीक है, चलो पहला स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ डी हाइड्रोक्सी एसीटोन का। ठीक है, सी ओ सी एस टू ओ एच, सी एस टू ओ एच। ठीक है,
ये मैंने किसका बनाया, ये मैंने बनाया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ ग्लिसरी एल्डिहाइड का, CCOH ओ एच। ठीक है, HCH2OH। ये मैंने किसका बनाया, ये मैंने बनाया है ग्लिसरी एल्डिहाइड का। अब यहाँ से अभी तक हम जितना पढ़ते हुए आ रहे थे मोनोसेक्राइड के बारे में, वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये जो मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाया वो बनाया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का, जो मैंने सेकंड डायग्राम बनाया वो बनाया है ग्लिसरी एल्डिहाइड का। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके पास हाइड्रोक्सी एसीटोन ग्रुप होता है, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। पढ़ा था ना मैंने या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना ऐसा। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, कीटोन ग्रुप मिल रहा है, मिल रहा है ना, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है COH, मिल रहा है ना। तो मोस्टली मुझे सारे कार्बोहाइड्रेट में क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप मिल जाएगा। और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी होते हैं, जैसे यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्साइल, पॉली का मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे। देखो एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये हो गया, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये हो गया, एक से ज्यादा मतलब पॉली। यहाँ पे देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, मिल गए ना हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब देखो हमें पता है क्या होते हैं, कायरल कार्बन होता है। एक्सेप्शन था डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, देखो ये इधर से भी अटैच है, इधर O से अटैच है और इधर भी CH2OH से अटैच है, बट इधर किसी से अटैच नहीं है। तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। समझ आ गया ना। तो वही हमने देखा था कि जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन होते हैं उनके पास कायरल कार्बन नहीं होता है। जब कायरल कार्बन नहीं है तो वो DL एंड फॉर्म में नहीं रहते हैं। बट बाकी जितने भी होते हैं उनके पास क्या होता है, कायरल कार्बन। तो मैंने उनमें से एक एग्जांपल ले लिया था ग्लिसरी एल्डिहाइड का। देखो इस ग्लिसरी एल्डिहाइड में देखो ये है, मैंने स्टार मार्क किया, ये क्या है, कायरल कार्बन है। एक साइड एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच है, COH से अटैच है, एक साइड हाइड्रोक्साइल से अटैच है, OH से अटैच है, एक साइड H से अटैच है और एक साइड CH2OH से अटैच है। तो समझ आया, कायरल कार्बन है, सब जगह से कहीं ना कहीं एटम, ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है, तो वो क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। समझ आ गई बात, मुझे बताओ इतना समझ आया, क्लियर हो गया या रिपीट करूं, सबको आ गया, रागिनी समझ आया, और बाकी सृष्टि, दिया, चैताली, अतुल आया सबको, और भी कोई है तो मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा है और कौन कौन है इस क्लास में। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कायरल कार्बन एब्सेंट है, कायरल कार्बन एब्सेंट है, यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये है कि जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो रिंग फॉर्म में भी रह सकते हैं और स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी रह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेक्राइड इज ईदर रिंग और स्ट्रेट चेन। देखो अभी जो मैंने बनाई है ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन्स है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन्स तो हमें पता है कैसी दिखती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो रिंग बनेगी वो ऐसा नहीं है कि ट्राइओसिस की भी बन गई, टेट्रोसिस की बन गई। रिंग है तो या तो उसमें 5 कार्बन होने चाहिए या उसमें 6 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, उसी की ही बनेगी। तो हम बना लेते हैं, अगर 5 कार्बन नहीं भी है तो एटलीस्ट 5 एटम्स तो होने ही चाहिए। तो 6, तो देख लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कैसे रिंग स्ट्रक्चर बनता है किस किस का। तो देखो मैंने देखा था या तो 5 एटम्स होनी चाहिए या 6 एटम्स होने चाहिए। तो एक साथ 5, तो जो मैं पहला है वो है 5 मेंबर्ड रिंग, मतलब 5 मेंबर से मिलके बनी है ये रिंग। और जो दूसरा बनाएंगे वो बनाएंगे 6 मेंबर्ड रिंग, मतलब 6 मेंबर से मिलके क्या बनेगी, रिंग बनेगी। अब 5 मेंबर में देखो 4 तो क्या होंगे, कार्बन होंगे, एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। 10 मत समझ लेना, ऑक्सीजन है ये। ठीक है, समझ आई बात। 5 हो गए मेंबर, 4 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया।
यहाँ पे 5 कार्बन होंगे और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। समझ आई बात? समझ आई बात? तो मेरी 5 मेंबर और 6 मेंबर बन गई। अब देखो कैसे बनेगी। मैं बना रही हूँ 5 मेंबर। ओ आ गया, एक ही ओ था मेरे पास, बाकी क्या थे, कार्बन थे। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। बन गई रिंग? बन गई रिंग या नहीं बनी? किसी को लग रहा है कि ये रिंग नहीं है तो बता दो। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। बन गए? रिंग बन गई। 5, इसमें देखो 4 कार्बन आ गए, एक ऑक्सीजन आ गए, वही हमने देखा था। 5 मेंबर रिंग है, 4 कार्बन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा। 6 मेंबर रिंग, 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन, 5 कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन, वो आ गया। ठीक है, समझ आया? अब देखो, अगर 5 मेंबर रिंग होती है, अगर 5 मेंबर रिंग है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे फ्यूरेनोस। क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोस। ठीक है। अगर 6 मेंबर रिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? पायरेनोस। क्या बोलेंगे? पायरेनोस। समझ आई बात नहीं? समझ आ गया? ठीक है, नोट हो गया सबका या करना है? कितना? कहाँ? कहाँ लूं? ठीक है, हाँ हाँ, बस बस कर दिया। हो गया इतना? हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था इसी मोनोसेक्राइड का? H2NON। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में कार्बन नंबर को पुट करेंगे और हम अपने मोनोसेक्राइड्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? हम देखते हैं ट्राइओसिस में। ट्राइओसिस में क्या होता है, जो एन की वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए? 3। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला बनेगा C3H6O3। ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्या क्या आ जाते हैं ट्राइओसिस में। जो सबसे पहला आएगा वो आएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। चलो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन के बारे में कुछ एक बताओ, एक चीज बताओ। हाँ, इस चीज का एक्सेप्शन है कि इसमें कायरल कार्बन नहीं होता है। ठीक। ग्लिसरी एल्डिहाइड, इन दोनों के तो मैं चीन स्ट्रक्चर्स बनवाई चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है टेट्रोसिस। टेट्रोसिस मींस एन की वैल्यू कितनी होगी? 4। ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C4O4। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा, जैसे एरिथ्रोस और एरेथ्रुलोस। समझ आया? नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे हम पेंटो। इसमें ओ एच का फर्क है बस, उनकी थोड़ी सी वैल्यू में चेंज, मतलब ओ एच के पोजीशन में चेंज है बस। ट्रोसिस, टेक्ट्रोसिस, सॉरी पेंटोसिस। पेंटोसिस में एन की वैल्यू कितनी होगी? 5। फॉर्मूला क्या बनेगा? C5H10O5। एग्जाम्पल जैसे जाइलोस, जाइलुलोस, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस बताओ कहाँ यूज होता है? डीएनए। और राइबोस? राइबोस आरएनए में। और राइब्यूलोस। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पेंटोसिस के बाद क्या आएगा? हेक्सोसिस। हेक्सोसिस में एन की वैल्यू कितनी होगी? 6। फॉर्मूला क्या बनेगा? C6H12O6। सबको पता होता है ये तो। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ, चलो इसके तुम बताओगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज और मैनोज।
समझ आई बात? नेक्स्ट जो है वो क्या है? हैप्टोसिस। हैप्टोसिस में एन की वैल्यू कितनी होगी? 7। फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, O7। C7H14O7। एग्जाम्पल इसका बस एक ही है, डेट इज सीडोहैप्ट्यूलोस। क्लियर? तो यहाँ हमारे सारे कंप्लीट हुए, डेट इज ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पैंटोसिस, हेक्सोसिस, हैप्टोसिस। याद कर लेना इनके एग्जांपल्स की ट्राइओसिस में कौन आ जाएगा, टेट्रोसिस में कौन कौन आ जाएगा, पैंटोसिस में कौन कौन आ जाएगा, हेक्सोसिस में कौन कौन आ जाएगा, हैप्टोसिस में कौन कौन आ जाएगा। तो हम इसमें से जो मेन मेन है उनको हम डिटेल में देखेंगे। तो जो सबसे पहला हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ग्लूकोज। क्या देखने वाले हैं? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। डेट इज, ये कैसा है? मोस्ट अबंडेंट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला कंपाउंड है। हर जगह मिल जाएगा, हमारे अंदर मिल जाएगा, तुम्हारे अंदर मिल जाएगा, पेड़ों के अंदर मिल जाएगा, पौधों के अंदर मिल जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर मिल जाएगा, फंजाई के अंदर मिल जाएगा, सबके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया? बट जो सबसे ज्यादा होता है वो किसमें होता है? ग्रेप्स में। ग्रेप्स में मिलेगा। कहाँ पे? ग्रेप्स में। इसीलिए हम इसको ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर। शुगर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट में मीठा है, सबसे ज्यादा ग्रेप में मिल रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? ग्रेप शुगर बोल दिया। ये रेस्पायरेटरी सब्सटेंस भी है। मेन रेस्पायरेटरी सब्सटेंस यही है ना, इसी को ही तो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया? अब हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इससे बनाओ, ग्रीन्स बना। दोनों बनाएंगे हम, स्ट्रेट चेन भी बनाएंगे और साइकिल भी बनाए, मतलब रिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर सी। कितने मुझे चाहिए? सी कितने कार्बन होने चाहिए? हाँ, और 6 हो गए ना? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर क्या आ गया मेरा? एल्डिहाइड आ गया। ठीक है, ओ एच एच ओ एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच 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 एंड एच। ठीक है, देखो ये मेरे सारे करेक्टरिस्टिक को पूरे कर रहा है कि इसमें पॉली हाइड्रोक्सी एसिड एल्डिहाइड है। हाइड्रोक्सी मीन बहुत सारे OH है, OH है ना, कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेरे पास एल्डिहाइड भी है, तो एल्डिहाइड है ये ऊपर जो देख रहे हो सबसे ऊपर, वो क्या है? एल्डिहाइड है, COH। तो मेरे सारे करेक्टरिस्टिक पूरे हो गए ना। कायरल कार्बन भी है इसमें, देखो कायरल कार्बन भी है। देखो उठा लो, कोई सा कार्बन उठा लो पहला, सब में देखो, सब में 4 मिल जाएंगे। ये तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को तो हटा ही दो यहाँ से, देखो यहाँ से। ठीक है, तो देखो सब है ना कायरल कार्बन। ठीक है, तो मेरे सारे कैरेक्टरिस्टिक पूरे हो गए। अब मैं बना लेती हूँ, रिंग स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। तो O, देखो जब मैं रिंग स्ट्रक्चर बनाती हूँ ना तो मैं इधर C नहीं बनाती हूँ। ये जो कोने तुमको दिख रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कार्बन है। ठीक है, बस मैं क्या कर लूंगी? OH अटैच कर दूंगी। H OH H OH OH H H OH CH2OH। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो मैं कार्बन की नंबरिंग कैसे करती हूँ। देखो जो मेरा एल्डिहाइड के बाद वाला जो कार्बन होता है ना उसको मैं कार्बन नंबर 1 लेती हूँ। जैसे यहाँ मेरा कार्बन नंबर 1 ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए ना? 6 कार्बन हो गए ना? 6 कार्बन। समझ आया चेन में मैं कार्बन की नंबरिंग कैसे करूंगी? हमेशा जो O है उसके बाद का मैं नंबरिंग करना स्टार्ट करती हूँ वहां से।
ठीक है, तो देखो O डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, उसके बाद फिर यहाँ से क्या हो गया, शुरू हो गए। क्या? अच्छा दूसरा का, अच्छा चलो येलो ले लूं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब दिख रहा है या और कोई कलर दिख रहा है ना? तो ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रेट चेन हो गई। और कौन सी हो गई, रिंग स्ट्रक्चर हो गया। इसमें देखो अगर OH बिलो है, मतलब नीचे की साइड है, तो ऐसे कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोलूंगी। अगर OH ऊपर की साइड है तो ऐसे कार्बन को मैं बीटा कार्बन। तो मोस्टली सब अल्फा कार्बन होते हैं, कुछ ही होते हैं जो बीटा कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे बताओ बीटा कार्बन कौन सी कार्बन नंबर पे है, कौन से कार्बन नंबर बीटा कार्बन है? थर्ड। तो थर्ड क्या हो गया, थर्ड मेरा बीटा कार्बन हो गया। समझ आई बात? ठीक है। अब देखो मुझे पता है क्या, आ, बस उनके नाम रख दिए हैं, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना डिफरेंशिएट करने के लिए। क्या फर्क ये है, अगर एक भी कार्बन का वो बदल गया ना, तो क्या होगा, पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, इतने ही कार्बन ग्लूकोज में है, इतने ही कार्बन फ्रक्टोज में है, बस क्या डिफरेंस है, ओ एच की पोजीशन, एच की पोजीशन अलग अलग है, तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। ठीक है। क्या? हाँ सब अल्फा है। मैं बोल रही हूँ ना, मोस्टली सब अल्फा होते हैं, एक आधी बीटा होता है, एक दो बीटा हो जाएंगे, तो यहाँ पे बीटा एक ही है। क्यों? यहाँ देखो ओ एच ऊपर है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इतना समझ आया? अब देखो मैंने बताया था मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो या तो डी फॉर्म में रहेंगे या एल फॉर्म में रहेंगे। डी फॉर्म में कब रहेंगे, जब उनके पास पोलराइज लाइट पड़ेगी तो वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे तो डी फॉर्म, अगर वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गए तो एल फॉर्म। तो ये जो हमारे ग्लूकोज होते हैं ये कौन सी साइड मूव करते हैं, पोलराइज लाइट को, पोलराइज लाइट पे ये मूव करते हैं राइट साइड। तो राइट साइड मूव करने की वजह से ये जो ग्लूकोज है ये कैसी फॉर्म में आ जाता है, डी फॉर्म में आ जाता है, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। ठीक है। अब ये डी फॉर्म में आ गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में है ग्लूकोज, इसलिए इसका ग्लूकोज का नाम रख दिया डेक्स्ट्रोज। ग्लूकोज का ओज ले लिया और डेक्स्ट्रोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का डेक्स्ट्रो ले लिया, तो ऐसे करके हमारा क्या बन गया, डेक्स्ट्रोज बन गया। समझ आई बात? तो इसीलिए हम ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। क्लियर? समझ आया? ठीक है। अब मुझे बताओ इतना नोट हो गया? कल नीचे का, अच्छा स्ट्रक्चर्स बनाने हैं।